हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा, जो कि है यहाँ पर लीडरशिप। अब लीडरशिप की बात करें तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं कि लीडरशिप होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, स्टाइल्स। जो एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आ ही जाता है, डिस्क्रिप्टिव में भी या फिर आपका ऑब्जेक्टिव में, वो है लीडरशिप थियोरी और सक्सेसफुल वर्सेस इफेक्टिव लीडर। देखो, मैनेजमेंट में ना कि हमेशा याद रखना डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल ही, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर तो कोई करंट अफेयर्स आएंगे नहीं, डिस्क्रिप्टिव में फाइनेंस में ही आएंगे। तो आपसे एडवांटेज डिसएडवांटेज, दो थियरीज का कंपैरिजन है ना, कुछ भी पूछा जा सकता है। और जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वहां पर तो बहुत बार इतना ट्रिकी क्वेश्चन होता है कि आप टॉपिक भी नहीं समझ पाओगे कि टॉपिक एग्जैक्टली किसके बारे में बात हो रही है। तो अच्छे से यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है। बात करते हैं लीडरशिप की, तो यहाँ पर एबिलिटी है इनकी टू गाइड, इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर। किसको इंस्पायर करे, किसको इन्फ्लुएंस करे, किसको गाइड करे? दूसरों को, जो कि एक कॉमन गोल या फिर ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं। एक लीडर कौन होता है? वो जो चार्ज ले, डिसीजंस ले, मोटिवेट करे यहाँ पर इंडिविजुअल्स को या फिर पूरी एक टीम को कि किस तरीके से हमें अकम्प्लिश करनी है हमारे गोल्स, और वो गोल्स जो कि यहाँ पर हमारे शेयर्ड विजन से हैं। जैसा मेरा विजन है वैसा आपका है, और हम सब लोग मिलकर यहाँ पर एक विजन रखते हैं कि हमें आरबीआई जैसे एग्जाम को इजी मेथड के थ्रू पढ़ना, समझना है और क्लियर करना है, राइट। तो यहाँ पर इसी तरीके से एक लीडर होता है जो कि चार्ज लेकर, डिसीजंस लेकर मोटिवेट करता है इंडिविजुअल्स को या फिर एक टीम को। लीडरशिप में एक कॉम्बिनेशन आता है आपके ट्रेड्स का, स्किल्स का और बिहेवियर्स का, जो कि अनेबल कर रहा है किसी भी पर्सन को कि किस तरीके से आपको लीड करना है और मैनेज करना है दूसरों को। ठीक है, तो कुछ तो हमारे ऐसे ट्रेड्स हो सकते हैं, कुछ हमने लर्नड स्किल्स हो सकती हैं, कुछ हमारे बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जिससे कि हम दूसरों को लीड कर रहे हैं। अब जीवन में कभी ना कभी ऐसा चांस आया ही होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, हो सकता है आपको क्लास में यहाँ पर कोऑर्डिनेटर बना दिया हो, क्लास कोऑर्डिनेटर या फिर मॉनिटर, है ना, कुछ इस तरह से बनाया गया। या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हो जहां पर आपको टीम लीड करने के लिए बोला गया। तो इन एनी सिचुएशन आपके पास में क्या काम है कि ये जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ठीक है, इनसे काम करवाना है और इनके साथ मिलकर काम करना है, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करना है। अब प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, क्योंकि एक ग्रुप है तो यहाँ पर इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स अलग अलग तरह से सोचते हैं, इनके अलग अलग मेथड्स होते हैं काम करने के लिए। किसी को यहाँ पर मैनेज करना बहुत आसान और किसी को बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हमें हर एक चीज का ध्यान रखते हुए अपने जो भी गोल्स हैं उन्हें अचीव करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं लीडरशिप की? इफेक्टिव लीडरशिप जो है वो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स का, जो कि गाइड भी करेंगी और अनेबल करेंगी सक्सेसफुल इन्फ्लुएंस एंड नेविगेशन टवर्ड्स शेयर्ड गोल्स। तो अब हम यहाँ पर कुछ की एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। सबसे पहले आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में हम बात करते हैं ऑनेस्टी की, ट्रस्टवर्दीनेस की। तो फाउंडेशनल क्वालिटी जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करेगी ऑनेस्टी, एथिकल कंडक्ट, ट्रस्टवर्दीनेस को। लीडर्स जो यहाँ पर इंटीग्रिटी के साथ में काम करते हैं वो रिस्पेक्ट कमांड करते हैं और कॉन्फिडेंस यहाँ पर लेकर आते हैं अपने फॉलोअर्स में। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑनेस्टी शो करनी है। अच्छा, एक चीज बताओ, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आता है? देखो, मैंने यहाँ पर चोरी की या मैंने यहाँ पर झूठ बोला, और फिर जब आपने मुझसे बोला कि मैम आपने क्या झूठ बोला था या आपने कोई चोरी की थी, और मैंने बोला हाँ, तो मैं बन गई ऑनेस्ट। लेकिन मान लो मैंने कोई चोरी नहीं की थी, मेरे सामने ऑल दो 10 करोड़ रुपीज रखे हुए थे, बट ना मेरे यहाँ पर इंटेंशन खराब थी ना कुछ था, और मैं अपने एथिकल और मॉरल कंडक्ट की वजह से मेरी इंटेंशन भी नहीं बनी, मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि मैं इन 10 करोड़ रुपीज को लेकर चोरी कर लूं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है इंटीग्रिटी, जहां पर मैं अपने स्ट्रॉन्ग मॉरल और एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, समझ में आ गया ऑनेस्टी क्या है और इंटीग्रिटी क्या है? ऑनेस्टी है कि हम सच बोल रहे हैं या फिर ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, और इंटीग्रिटी यहाँ पर क्या है कि हम अपने जो मॉडल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें फॉलो करते हुए ही चल रहे हैं। तो बताओ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में? इंटीग्रिटी। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं विजन एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की। तो विजन एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में हमें एक क्लियर कंपेलिंग विजन रखना है फ्यूचर के लिए,
जहाँ पर हमें अपने लॉन्ग टर्म गोल्स का भी ध्यान रखना है, साथ में हमें ध्यान रखना है कि हम प्रैक्टिकल स्टेप्स लें ताकि हम इन गोल्स को अचीव कर पाएं। तो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग यहाँ पर क्या करती है, लीडर्स को अलाउ करती है कि वो जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उसमें वो नेविगेट कर जाएं, उसको भी पास कर लें और यहाँ पर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें। ऐसा नहीं कि गैस वर्क करे, तुक्के मारे, तुक्के नहीं मारने की चलो देखा जाएगा जो होगा। हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से अपने डिसीजंस ले रहे हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में यहाँ पर हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, तो हम अच्छे से समझा पाएंगे कि हम क्या बोलना चाहते हैं, हमारा विजन क्या है, हम क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करना चाहते हैं, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और यहाँ पर हमारी जो टीम है अच्छे से एंगेज कर पाएगी। तो लीडर्स को अडेप्ट करना होता है कि वो अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को टेलर करें और डिफरेंट ऑडियंसेस के सामने, ठीक है, एंड यहाँ पर इंश्योर करें कि सभी लोग एक सेम पेज पर हैं, सेम प्लेस पर हैं। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम क्या देखते हैं कि किस तरीके से लीडर्स जो हैं वो काउंटलेस डिसीजंस फेस करते हैं। ऑफन यहाँ पर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स, एबिलिटी की भाई किस तरीके से हम यहाँ पर रिस्क को असेस कर सकते हैं, ऑप्शंस को वे कर सकते हैं, और हमारा करेज कि हम यहाँ पर डिसीजिव चॉइसेस ले पाएं, ये हमारे लिए असेंशियल क्वालिटीज होती हैं। तो लीडर्स क्या कर रहे हैं, काउंटलेस डिसीजंस यहाँ पर फेस करते हैं और बहुत बार इंफॉर्मेशन ही कंप्लीट नहीं है। लेकिन अब आपको एनालिटिकल स्किल्स यूज करनी है, एबिलिटी होनी चाहिए कि क्या क्या रिस्क यहाँ पर पोस्ट कर रही हैं हमारी सिचुएशंस, और क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं उन्हें वे करना है, कौन सा बेस्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर फील होता है हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी लर्निंग्स, हमारी नॉलेज के थ्रू, और अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर डिसीजंस लेंगे। डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट, तो यहाँ पर इफेक्टिव लीडर्स क्या करते हैं, पावर ऑफ टीम वर्क को समझते हैं, टास्क को ये अप्रोप्रिएट मैनर में डेलीगेट करते हैं, एम्पावर करते हैं अपनी टीम मेंबर्स को कि वो ओनरशिप लें और एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट तैयार करें जहाँ पर सभी को वैल्यूड फील हो और यहाँ सभी लोग जो है वो अपने फुल पोटेंशियल में काम करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अपने जो टास्क हैं, देखो ऐसा मान लो कि मिस्टर ए जो हैं उनको एक्स काम करना आता है और मिस्टर बी को वाई काम करना आता है। अगर यहाँ पर बी को आपने एक्स और ए को वाई काम दे दिया तो दोनों ही मैच क्रिएट कर कर रख देंगे। तो डेलीगेशन भी यहाँ पर बहुत जिम्मेदारी से किया जाता है। तो हमें क्या करना है, टास्क को अप्रोप्रिएटली देना है, अपने टीम मेंबर्स को बहुत अच्छे से एम्पावर करना है, ओनरशिप लेते हुए चलना है, एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट बनाना है जहाँ पर सभी लोगों को वैल्यूड फील हो और कंट्रीब्यूट करें वो लोग अपने फुल पोटेंशियल में। ठीक है, मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन की बात करते हैं, तो जो ग्रेट लीडर्स होते हैं वो इंस्पायर और मोटिवेट करते हैं अपने फॉलोअर्स को ताकि वो लोग शेयर्ड विजन की तरफ काम करें। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव सपोर्टिव एनवायरनमेंट देखने के लिए मिलता है, सेलिब्रेट की जाती हैं सक्सेसेस और एनकरेज किया जाता है इंडिविजुअल्स को कि भाई वो भी यहाँ पर ग्रो करें। ठीक है, तो हमें सब चीजों का ध्यान रखना है, ऑर्गेनाइजेशन को भी ग्रो कराना है और इंडिविजुअल की भी ग्रोथ का ध्यान रखना है। हमें एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, किसी को अगर कोई इशू आ रहा है तो उसको डांटना चिढ़ना लड़ना नहीं है, उसको हेल्प करना है। ठीक है, एंड साथ में यहाँ पर अगर किसी की सक्सेस होती है तो उसे हमें सेलिब्रेट करना है, ना कि हम चिढ़ जाएं कि हमें तो यहाँ पर कुछ मिला नहीं, ऐसी हरकतें नहीं करनी है। ठीक है, देन आती है एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस। अब बताओ एम्पैथी और सिंपैथी में क्या डिफरेंस होता है। एम्पैथी है कि किसी को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई, कोई पेन फील कर रहे हैं, दुख फील कर रहे हैं वो, ठीक है, जो उनका दुख है वो मुझे मेरे दुख जैसा लग रहा है, ये हो गई एम्पैथी। सिंपैथी है कि मैंने किसी को दुख में देखा और मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है और मुझे उनकी सिचुएशन समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये होती है सिंपैथी। अब एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस हमें रखनी होती है, हम समझेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे जो भी नीड्स हैं, इमोशंस हैं यहाँ पर दूसरे लोगों के, ताकि हम स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स बना पाए, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं उन्हें नेविगेट कर पाए। दो लोग हैं, ठीक है, ऐसा समझ लो यहाँ पर एक ए है और एक ए की गर्लफ्रेंड यहाँ पर सी है, ठीक है, बी ले लेते हैं। अब यहाँ पर ए और बी जब एक रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे तो भी दोनों अलग अलग दिमाग रखते हैं,
अब क्योंकि दोनों का अलग अलग दिमाग है तो दोनों अलग अलग चीजें सोचेंगे, तो इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होगी। तो ऐसा तो है नहीं ना कि हर बार इनकी किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो रही है तो ये यहाँ पर रिलेशनशिप तोड़ कर चले गए बिना छोटी छोटी बातों पर और फिर नए रिलेशन में आ गए। ऐसा यहाँ पर अगर कोई सिचुएशन आता है तो लोग क्या करेंगे, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को यहाँ पर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की इंटेंशन समझेंगे। एट द एंड अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो एक दूसरे का अच्छा चाहते हैं। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस में टीम्स के साथ में होगा। तो हम यहाँ पर समझते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं जो भी हमारी नीड्स हैं, इमोशंस हैं दूसरों के, ताकि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बना पाए, नेविगेट कर पाए कॉन्फ्लिक्ट्स को इफेक्टिवली। अब जिन लीडर्स के पास में हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, वो ट्रस्ट और बिलोंगिंगनेस लेकर आते हैं उनकी टीम के अंदर। अडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस, तो यहाँ पर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए हमारे पास में। बेसिकली हमारे पास में मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छी से एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहाँ पर वर्क कल्चर काफी अच्छा है। मैं एक एग्जांपल आपको बैंक्स का देती हूँ। अब बैंक्स में यहाँ पर एम्प्लॉइज जाते हैं, कुछ लोगों को रीजनल ऑफिस मिल जाते हैं और कुछ लोगों को मेन ब्रांच मिल जाती है। अब ब्रांचेस की बात करें तो ज्यादातर ब्रांचेस में बहुत ज्यादा काम होता है, ठीक है, वर्क प्रेशर काफी हाई होता है। जबकि रीजनल ऑफिसेस जो होते हैं वहां पर वर्क प्रेशर कंपैरेटिवली काफी कम होता है, काफी स्मूथ सा वर्क एनवायरनमेंट, खुशी खुशी वाली सारी चीजें रहती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि बैंक यहाँ पर पर्सन को केवल रीजनल ऑफिस में भेजेगी, इन लोगों को कभी ब्रांच में भी काम करना पड़ेगा। तो दिन जो है वो कभी अच्छे और कभी बुरे चलेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी एबिलिटी है कि हम अडेप्ट कर पाए, जो भी हमारे सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं, चैलेंजेस को हैंडल कर पाए, कंपोजर मेंटेन करते हुए अपने आप को, ऐसा नहीं कि यहाँ पर बिखर गए, लड़ाई करने लग गए, दूसरों पर चिल्लाने लग गए, फ्रस्ट्रेट हो गए। अच्छे से कंपोजर मेंटेन करना है, काम रहना है। अपनी खुद की गलतियों से सीखना भी बहुत जरूरी है। एक सिंपल सी बात याद रखना, हम सभी लोग यहाँ पर ह्यूमन बींग्स हैं, तो गलतियां सबसे होंगी। आपसे भी होती हैं, मुझसे भी होती हैं, मेरी टीचर्स से भी होती हैं और सबसे होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जरूरी है कि हम अनप्रेडिक्टेबल जो नेचर है किसी भी एंडेवियर की, उसको नेविगेट कर पाए। तो लीडर्स जो काम रहते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं अंडर प्रेशर, वो कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं, स्टेबिलिटी लेकर आते हैं टीम में। वहीं पर एक ऐसा लीडर जो कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आने पर टीम मेंबर्स पर गुस्सा करने लगे, चिल्लाने लगे, उसके टीम के लोग ही छोड़कर चले जाते हैं जॉब, जैसी उनको दूसरी बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है ना। ज्यादातर कंपनीज में ना लोग आते सैलरी के लिए हैं और जाते अपनी कंपनी के खराब वर्क एनवायरनमेंट या फिर मैनेजर की वजह से हैं इन कॉर्पोरेट्स। ओके, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, इफेक्टिव लीडर्स रिकॉग्नाइज करेंगे कि लर्निंग जो है वो एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। तो आपको न्यू आइडियाज भी आएंगे, फीडबैक भी लेना होगा, एक्टिवली एंगेज करना होगा पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, ताकि आप कर्व से थोड़ा बाहर आगे की तरफ रहो और इफेक्टिवली लीड कर पाओ एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड में। आपको पता है टेक्नोलॉजीज चेंज होती चली गई, तो यहाँ पर जो हमारे बैंक्स हैं ट्रेडिशनली उन्होंने अपने में कोई चेंजेस लाने की कोशिश नहीं की। अब जब उन्होंने कोई चेंजेस लाने की कोशिश नहीं की तो हमने देखा कि इनका बिजनेस काफी खराब हो गया था। फिर धीरे धीरे चेंजेस लाने लग गए तो बिजनेस वापस अपनी लाइंस पर आने लग गया। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर यहाँ पर एक लीडर अपने आप को चेंज नहीं करता, नए आइडियाज पर वर्क नहीं करता, फीडबैक नहीं लेता, तो ऑर्गेनाइजेशन फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या उसकी टीम के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। अब आती है बात क्या क्या इंपॉर्टेंस और नीड्स है लीडरशिप की। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लीडरशिप है वो परमेट करती है एवरी फैसेट ऑफ अवर लाइफ। तो इंडिविजुअल ग्रोथ से लेकर जो सक्सेस है ऑर्गेनाइजेशन की एंड सोसाइटीज की एज अ होल, हम यहाँ पर डायरेक्शन, विजडम, विजन प्रोवाइड करते हैं। तो एक शिप यहाँ पर बिना किसी रेडलर के एक ड्रिफ्ट हो जाता है। और यहाँ पर जस्ट लाइक दैट क्या होगा कि अगर ग्रुप में लीडर नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो वो लोग अपना पर्पस खो बैठेंगे। तो लीडर्स यहाँ पर गाइडिंग लाइट की तरह काम करते हैं, एक क्लियर विजन यहाँ पर फ्यूचर के लिए प्रोवाइड करते हैं, शेयर्ड गोल्स यहाँ पर उनके डिफाइन करते हैं, मोटिवेट करते हैं, यूनाइट करते हैं इंडिविजुअल्स को। दो लोगों की लड़ाई हो रही है तो ऐसा नहीं कि चलो एक को यहाँ पर दूसरे से भिड़वा देता हूँ और एक को ज्यादा फेवर करता हूँ तो ये मुझे टीम के सीक्रेट्स बताएगा। ऐसा भी करते हैं ना लीडर्स, ऐसा नहीं करना है। इनको सबको इकट्ठा करके साथ में काम करवाना है, तो इनकी कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करवानी है और यहाँ पर बिगर गोल के ऊपर फोकस करना है। तो ये जो डायरेक्शन का सेंस है, ठीक है, ये पर्पस बताता है।
इंस्पायर करता है इंडिविजुअल्स को कि वो और एफर्ट्स लगाएं, और इंश्योर करता है कि सभी लोग सेम अल्टीमेट आउटकम यहाँ पर अचीव करें। मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग, तो इफेक्टिव लीडर्स जो होते हैं वो नेविगेटर्स से थोड़ा ज्यादा होते हैं, ये चीयर लीडर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर लोगों को मोटिवेट इंस्पायर करते हैं, अगर कोई भी चैलेंजेस आ गए हैं उन्हें पुश करते हैं कि वो इन चैलेंजेस को से बाहर निकलें, और जो भी ऑब्स्टिकल्स इनके रास्ते में आ रहे हैं उसको एक लर्निंग की तरह लेकर एम्ब्रेस करें, और अपॉर्चुनिटीज की तरह इनको यहाँ पर समझकर स्ट्राइव करें एक्सीलेंस के लिए। तो यहाँ पर अलग अलग मीन्स होते हैं, जैसे एक पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करना, सेलिब्रेट करना सक्सेसेस को, रिकॉग्नाइज करना इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस को, और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड कम्युनिटी लेकर आना। अब एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग का देती हूँ। तो आपने देखा होगा खेड़ा सत्याग्रह, है ना, गांधी जी ने 2-3 तरह के मूवमेंट्स करे थे। तो जब अहमदाबाद मील स्ट्राइक चल रही थी, उसी टाइम पर खेड़ा सत्याग्रह शुरू होना था, ठीक है। अब यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल और उनके साथ एक और पर्सन थे, मैं अनफॉर्चुनेटली नाम भूल रही हूँ उनका। अब वो लोग वहां पर गए, ठीक है। अब प्रीवियस यहाँ पर 2 और ऐसी ही स्ट्राइक्स इन लोगों ने की थी, जहां इन्होंने देखा कि जो मेल ओनर्स होते हैं या फिर जो भी लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जब यहाँ पर लेबर को पैसा नहीं देते, और लेबर क्या है, डेली वेज लेबरर्स हैं, जितना पैसा आता है उतने का खाना वगैरह हो जाता है, उससे ज्यादा वो लोग कमाते नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ दिन तो बहुत एकदम यहाँ पर मोटिवेट होकर स्ट्राइक शुरू करते हैं, और फिर धीरे धीरे नंबर कम होता चला जाता है, स्ट्राइक जो है वो खत्म हो जाती है। तो इसी वजह से उन्होंने डिसाइड करा कि भाई मैं काम करूंगा, मैं पहले ना लोगों से कस्में खिलवा दूंगा कि अगर यहाँ पर आप चाहते हो कि जो चीजें आपको चाहिए वो आपको मिले, तो आपके सामने बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी, जैसे आपके पास जो कैटल्स हैं, आपके कैटल्स को ब्रिटिशर्स उठा कर ले जाएंगे, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास हो सकता है खाने के लिए भी पैसा ना बचे, और इसमें भी और भी ज्यादा कुछ बुरा हुआ तो हो सकता है आप सभी को जेल में डाल दिया जाए। लेकिन ये सब होने के बावजूद आप इस स्ट्राइक को कंटिन्यू रखोगे, छोड़ोगे नहीं। और इसी के लिए वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं, वो बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स को उठा लाते हैं, और रिलीजियस लीडर्स को लाकर बोलते हैं कि अब आप लोग ना एक एक करके आओ, और इनकी कसम खाओ कि आप लोग इस मूवमेंट में कहीं भी छोड़कर इसे नहीं जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे मैन और उस टाइम पर इवन विमेन जो थे उन्होंने इस में पार्टिसिपेट किया और अपने गोल्स को अचीव किया, ठीक है। एंड यहाँ पर ही जो ये सरदार का टाइटल मिला है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सरदार का टाइटल भी इनको इसी इसमें मिला था। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि एक लीडर ने यहाँ पर कितने अच्छे से एक पूरी की पूरी जो यहाँ सिचुएशन थी जो उनके अगेंस्ट जा सकती थी, उसे अपने फेवर में कन्वर्ट कर कर जो गोल्स उनको अचीव करने थे वो गोल्स उन्होंने अचीव किए, और बाद में यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने सारी चीजें जो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट की थी वो भी वापस कर दी, कैटल्स भी वापस कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर जो डिमांड्स थी पीजेंट्स की वो भी मान ली गई। समझ में आ गया। अब यहाँ पर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग करना है, तो किसी भी गोल के लिए जो पाथ होता है वो कभी कभारी ऐसा होगा कि स्मूथ होगा, यूजुअली वहां पर कुछ ना कुछ इश्यूज आपको आते रहेंगे। तो हमें अनसर्टेनिटीज को नेविगेट करना है और साउंड डिसीजंस लेने हैं, चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो। और ये हमारी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लीडरशिप में। लीडर्स को यहाँ पर एनालाइज करनी होती है इंफॉर्मेशन को, जो भी रिस्क है उन्हें असेस करना होता है, अलग अलग ऑप्शंस को वे करना होता है, और डिसीजिव चॉइस यहाँ पर बनानी होती है, ठीक है। तो बहुत बार क्या होगा, इनके पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगी या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज होंगे। तो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इंश्योर करती है एफिशिएंट प्रोग्रेस, मिनिमाइज करती है हमारे सेटबैक्स को, और टीम को यहाँ पर मोटिवेट करती है कि टीम एक सही ट्रैक पर ही रहे। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग टीम्स एंड फोस्टरिंग कोलैबोरेशंस, तो यहाँ पर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कि सक्सेस को अकेले अचीव कर ले। तो यहाँ पर ही हमारी जो टीम बिल्डिंग की प्रोसेस है वो काम आती है, जिसमें कि लीडर्स एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ कोलैबोरेशन को एनकरेज किया जाता है, डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को वैल्यू किया जाता है, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को यहाँ पर हार्नेस कर कर हम कलेक्टिव गोल्स को अचीव करते हैं। तो एक सेंस ऑफ यूनिटी, यहाँ पर इनोवेशन, और मैक्सिमाइज किया जाता है पोटेंशियल ऑफ एवरी टीम मेंबर। आ गया समझ में।
इसके अलावा हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और ओवरकम करते हैं डिफरेंट चैलेंजेस को। तो ऑब्स्टिकल्स हमारे रास्ते में आएंगे बहुत सारी, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड रोड ब्लॉक्स आएंगे। तो ऐसे में अब यहाँ पर मान लो आप निकलते हो अपने घर से दूर 24 आवर्स की किसी जर्नी में, 18 आवर्स कंप्लीट होने के बाद में आपने जिस रोड पर आप जा रहे थे वहां आपको पता चला कि ब्लॉक है रोड, ठीक है, तो क्या आप फिर 18 आवर्स ट्रेवल कर कर अपने घर वापस आओगे या फिर कोई दूसरा रास्ता ढूंढोगे और उससे अपनी डेस्टिनेशन पर जाओगे? ऑफ कोर्स आप यहाँ पर एक दूसरा ऑल्टरनेटिव वे ढूंढोगे। सेम चीज हमें करनी है, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं, अब वो तो इनएविटेबल है, उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक लीडर यहाँ पर इफेक्टिवली इनको एड्रेस करेगा और यहाँ पर ध्यान रखेगा कि हमारी जो खुद के गोल्स हैं वो पैरामाउंट है। लीडर्स को अडेप्ट करना होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जो भी रूट कॉजेस है वो समझने होते हैं, क्रिएटिव सोल्यूशंस लेकर आने हैं और टीम को लीड करना है थ्रू चैलेंजेस। तो यहाँ पर कंपोजर और रेजिलियंस मेंटेन करके चलना है। एबिलिटी यहाँ पर कि हम टफ सिचुएशंस को नेविगेट कर पाए और कॉन्फिडेंस इंस्पायर करें, ट्रस्ट बिल्ड करें, जो हमारी टीम है वो यहाँ पर आगे बढ़ती रहे, इस चीज का हमें ध्यान रखना है जब भी सिचुएशन ज्यादा टफ हो रही हो। इसके बाद में अडेप्ट करना है थ्रू द चेंजेस एंड एम्ब्रेस करना है इनोवेशन को। तो वर्ल्ड अराउंड अस कैसा है, कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है और जो लीडर्स यहाँ पर आपके ऐसे ही खड़े रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, नए आइडियाज पर काम नहीं करेंगे, कुछ इनोवेशन लाने की कोशिश नहीं करेंगे, कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज को एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, उनके साथ क्या होगा, वो यहाँ पर स्टैंड स्टिल कर जाएंगे और एक टाइम पर उन्हें या तो जॉब से निकाल दिया जाएगा तो कंपनी ही डूब जाएगी। तो इफेक्टिव लीडरशिप यहाँ पर अडेप्टेबिलिटी पर थ्राइव करती है और विलिंगनेस की वो एम्ब्रेस करे जो भी चेंजेस और इनोवेशन हो रहे हैं। तो हमें ओपन रहना चाहिए न्यू आइडियाज के लिए, एनकरेज करना है एक्सपेरिमेंटेशन और अडेप्ट करनी है स्ट्रैटेजीज, ताकि हम यहाँ पर एमर्जिंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज को एड्रेस कर पाए। फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में ऐसी एजिलिटी जो है वो क्रूशियल होती है, ताकि हम अहेड ऑफ द कर्व रहें और अपनी लॉन्ग टर्म सक्सेस को अचीव कर पाए। अब कुछ यहाँ पर रीजंस होते हैं कि भाई किस वजह से लीडरशिप जो है वो एक क्रिटिकल रोल हमारी जिंदगी में प्ले करती है, जैसे स्टीयरिंग ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर टवर्ड्स एम्बिशियस गोल टू फॉस्टर ग्रोथ एंड कोलैबोरेशन विद इन टीम्स। एंड इफेक्टिव लीडरशिप जो है वो एक रिपल इफेक्ट प्रोवाइड करती है, पॉजिटिव इम्पैक्ट का, जो कि हमारे इमीडिएट कंटेक्स्ट से भी आगे चला जाता है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लीडरशिप स्टाइल्स। इसे हम कल के पार्ट में करेंगे, आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। इसके अलावा गाइज अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं कल की लेक्चर में, जहां पर हम अलग अलग तरह के लीडरशिप स्टाइल्स को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो अभी आप लोग का एग्जाम सीजन चल रहा है एंड इसी वजह से आरपी एकेडमी की टीम ने आप सभी के लिए यहाँ पर अपने सभी कोर्सेज पर डिस्काउंट, बहुत हैवी डिस्काउंट दिया एक्चुअली। तो यहाँ पर आपको हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, रेगुलेटरी बॉडी से रिलेटेड, जेआईआईबी से रिलेटेड और ईपीएफओ, सभी पर एक हैवी डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं एक बार आपको सभी कोर्सेज दिखा देती हूँ कि किन किन कोर्सेज पर क्या क्या डिस्काउंट है। तो जैसे यहाँ लिखा है 70% ऑफ तक हमारे डिस्काउंट्स गए हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या क्या कोर्सेज आपको मिलेंगे। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप आरबीआई ग्रेड ए और बी का फाइनेंस वीडियो कोर्स खरीदते हैं, जहाँ पर आपको फाइनेंस स्टैटिक की वीडियोस मिलेंगी और पीडीएफ्स मिलेंगी, तो वो आपके लिए केवल 499 का है। सेबी का कोर्स आपके लिए अभी 1999 का है। बात करें एडा की, तो ये आपके लिए 2999 का रहेगा। एंड यहाँ पर आपकी सभी चीजें कवर हो रही हैं। अगर आप डिटेल्स जाना चाहते हो तो आप यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करना एग्जाम में, तो अब बेसिकली हमारी वेबसाइट पर तो आपको सारी ही डिटेल्स मिल जाएंगी इस तरीके से, जहाँ पर आप देख सकते हो कि ओके फाइन, आपके लिए क्या क्या कोर्सेज किस किस उससे हैं, क्या क्या कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर अभी डेमो वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपको वीडियो कोर्सेज नहीं देते हैं हम यहाँ पर, केवल और केवल आपको हम लोग पीडीएफ कोर्सेज देते हैं अलोंग विद मॉक टेस्ट, जो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर लगा सकते हो। और अगर आप चाहते हो हम आपको पीडीएफ दें तो वो भी हम उसकी दे देते हैं मॉक्स की। इसके अलावा बात करें पीएफआरडी ग्रेड ए के लिए, तो यहाँ पर आपका कोर्स केवल और केवल पेपर 1 और फेज 1 पेपर 2 का और फेज 2 पेपर 1 एंड 2 के लिए 1599 का है। आरबीआई के कोर्सेज यहाँ पर हमने मेंटोरशिप कोर्स अगर आप लेते हो, जहाँ पर आपको 1:1 मेंटोरशिप मिलेगी, तो वो है आपके लिए 2999 का।
अगर यहाँ पर आप आरबीआई और नाबार्ड का कॉम्बो मेंटोरशिप कोर्स लेते हो तो वो आपके लिए 4999 का है। आगे बात करें, अगर नॉर्मल कोर्सेज आपको लेने हैं और आरबीआई और नाबार्ड का कॉम्बो लोगे तो वो 3499 का है। अगर आप यहाँ पर सेबी ग्रेड ए एंड पीएफआरडी ग्रेड ए का कोर्स लेते हो कॉम्बो तो वो 2999 का। करेंट अफेयर्स का यहाँ पर कोर्स आपके लिए 1499 का रहेगा। बात करें अगर यहाँ पर आपकी आईएफएससी एंड पीएफआरडीए के कॉम्बो कोर्स की तो वो केवल आपके लिए 2499 एंड आईएफएससी का कोर्स आपके लिए रहेगा यहाँ पर केवल 1499 रुपीज का। इसके अलावा अगर हम आगे की बात करें तो आप देख सकते हैं आपको और क्या क्या मिल रहा है। तो सिडबी ग्रेड ए की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सिडबी ग्रेड ए का यहाँ पर जो कोर्स है और ग्रेड बी का वो आपके लिए 2999 का है। यूपीएससी का कोर्स आपके लिए केवल 1999 का रहेगा। डिस्क्रिप्टिव महापैक हमारा 2999 का है। देखो यहाँ पर क्योंकि आपके 1:1 सभी आंसर्स चेक होंगे तो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत जाती है, इसीलिए यहाँ पर इसका प्राइस हमने थोड़ा सा हाई रखा है, दैट इज 2999। बट आप वो समझ भी सकते हैं कि 4 पेपर्स में आपको कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर गाइडेंस मिलेगी। नेक्स्ट बात करें अगर जेआईआईबी की तो वहां पर आप देखेंगे आपके लिए 999 का रहेगा। अगर आईएफएससीए का ग्रेड ए एमसीक्यू बैच आप लेते हो तो ये केवल 750 रुपीज का है। और आरबीआई ग्रेड बी का फेज 1 एंड फेज 2 कोर्स ये आपके लिए केवल 1799 का है। बात करें नाबार्ड ग्रेड ए फेज 1 एंड फेज 2 कोर्सेज की तो ये आपके लिए 1999 के हैं। और टीजीटी के आपके लिए कोर्सेज होते नहीं है, आप लोग यहाँ पर केवल रेगुलेटरी का ही देते हैं, तो वो एग्जाम्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर आते हैं। तो नाबार्ड ग्रेड ए की टेस्ट सीरीज आपके लिए 1199 की है। सिडबी की टेस्ट सीरीज आपके लिए 1499, पीएफआरडी की 799, आरबीआई ग्रेड ए और ग्रेड बी की अगर आप यहाँ पर बेसिकली ग्रेड ए तो आया ही नहीं, ग्रेड बी की जो टेस्ट सीरीज है आपके लिए वो केवल 1199 रुपीज की रहेगी। एंड यहाँ पर पीएफआरडी ग्रेड ए की टेस्ट सीरीज आपके लिए 1299 की है। अगर आपको डिटेल्स जाननी है तो वो आप इस तरह से खोलकर एक बार देख सकते हैं वेबसाइट पर। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी, तो आप दोनों ही जगह से उसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 फेज 1 जीए मॉक्स आपको मिल रहे हैं आरबीआई में, 5 ईएसआई फेज 2 ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, 5 एफएम फेज 2 ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, 5 इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। और ये जितने भी डिस्क्रिप्टिव है ये हम आपके रिव्यू करते हैं, फीडबैक आपको प्रोवाइड करते हैं, मॉडल आंसर्स देते हैं। तो प्रॉपर यहाँ पर एक पैटर्न चलता है कि इस तरीके से यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करवाई जाती है, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इन कोर्सेज को बाई कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब के जो इनिशिएटिव्स हैं वो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप यहाँ पर आ जाओगे ई बुक सेक्शन में तो ई बुक सेक्शन में भी आपको अच्छे से यहाँ पर अपनी मिल जाएंगे बेसिक एमसीक्यूज की जो पीडीएफ रहती है, तो वो भी आप अगर चाहते हो उससे पढ़ना तो ये एकदम फ्री है आपके लिए, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने आरपी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो पहले डाउनलोड कर लो। और भी बहुत अच्छे फ्री एंड पेड इनिशिएटिव्स हम आपके लिए लेकर आएंगे और दोनों ही तरह के इनिशिएटिव्स रहेंगे। तो अगर आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप आरपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में आप यहाँ पर टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करो, अलोंग विद दैट आप एक बार आरपी एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, ठीक है। और कोई डाउट होता है तो वो ऑफ कोर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम के ग्रुप पर पूछ सकते हैं, या फिर हमें यहाँ पर @ यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है डी कोड आरबीआई ग्रेड बी, ठीक है, उस पर भी आप डी कोड रेगुलेटरी एग्जाम सॉरी आप टेलीग्राम हैंडल पर जाओगे तो वहां भी आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हो। तो जैसा भी आप जुड़ना चाहो वैसे आप जुड़ सकते हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। याद रखना वेबसाइट किस तरह से आपको देखनी है, rpacademy.co.in, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। और आरपी एकेडमी का ही आपको एप्लीकेशन भी मिल जाता है प्ले स्टोर पर। अब मिलते हैं हमारी वीडियोस में। थैंक यू सो मच।